हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज जो हमारा चैप्टर है बेटा वो है सेल। सेल के बारे में हम एक चैप्टर पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक लेक्चर में हमने ओनली क्या देखा था, सेल की हिस्ट्री देखी थी, सेल के पार्ट्स देखे थे। इसके अलावा हमने और यूकेरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूनिसेल्युलर सेल और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वगैरह देखा था, ठीक है। और आज जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, वो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को क्या कर लेना है बेटा, सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि आपको क्या होगा, वीडियो की जो भी नोटिफिकेशंस होगी ना वो आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आपको किसी तरह की डीपीपी या वर्कशीट मटेरियल वगैरह की जरूरत है तो आप हमें इजीली टेलीग्राम चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका पाथ आपको यहाँ पे दिया हुआ है बेटा। 6th क्लास के लिए अलग है, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है और 9th और 10th दोनों के लिए अलग अलग है। यहां पे जाकर के आप स्टडी मटेरियल आसानी से ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सेल का सेकंड वाला चैप्टर, ओके। और सेल के पहले अपन सबसे पहले जो हमारा कार्डिनल प्रॉमिस होता है वो जरूर करेंगे, फटाफट से करिए, बहुत ईमानदारी के साथ में। सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ओके। ये अपने आप से करना है और अपने प्रॉपर नोट्स आपने बनाने हैं, ओके। अब आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और उसके बाद में एक्सरसाइज। लेकिन हमने उससे पहले क्या क्या पढ़ा था पहले वाले लेक्चर के अंदर, एक बार हम फटाफट से एक बार इसके बारे में देखेंगे कि सेल के बारे में अपन ने क्या क्या देख लिया था। सबसे पहले हमने क्या है, सेल वर्ड के बारे में देखा था। सेल कहां से आया है, मैंने आप लोगों को बताया था एक लैटिन वर्ड है क्या, सेला, वहां। और सेला वर्ड का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था स्मॉल रूम्स। क्या होते हैं बेटा, स्मॉल रूम्स, फाइन। और सेल वर्ड की अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी कब की थी, 1665 में। रॉबर्ट हुक के बारे में ये रहे हमारे रॉबर्ट हुक साहब, पता है ना। अच्छा, सेल के बाद में मैं बात करता हूं, सेल थ्योरी आई थी। सेल थ्योरी जो प्रपोज की थी किसने की थी, पता करो, एमजे स्लाइडेन एंड टी स्वान, ये दोनों के दोनों ने की थी ना भाई। रॉबर्ट हुक ने तो ओनली सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन सेल थ्योरी जो प्रपोज की थी वो किसने की थी, दो साइंटिस्ट थे, जर्मनी के थे, एक बॉटनिस्ट हुआ करते थे और दूसरे जूलॉजिस्ट थे, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल थ्योरी के बाद में, सेल थ्योरी के बाद में इसमें एक छोटा सा चेंज हुआ था। वो किसकी वजह से हुआ था, रुडोल्फ विर्चो की वजह से हुआ था। किसकी वजह से हुआ था, रुडोल्फ विर्चो की वजह से हुआ था। और रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था, सेल अराइज कहां से हुई है, एक्चुअली में इन्होंने बताया था, उसे हमने क्या कहा, मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या कहा, मॉडर्न सेल थ्योरी, ओके। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टाबुलेरिया। क्या होता है, अरे भाई प्लांट सेल, हमने याद करो, हमने सेल साइज और सेल शेप वगैरह के बारे में बात की थी ना पिछले वाले लेक्चर के अंदर। तो ये क्या है, एक्टाबुलेरिया प्लांट सेल है। और यहां पे आपको और भी सेल्स नजर आ रही होंगी, ये कौन सी सेल है, नर्व सेल, ये हमारी स्पर्म सेल है बेटा। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, यहां पे ऑस्ट्रिच वगैरह भी देख रहे को मिल रहे होंगे। और अगर हम सेल शेप की अगर बात करें तो सेल शेप में डिस्कोइडल शेप है, ये हमारी ब्लड डिस्क लाइक शेप, ओके। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है हमारी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, पीपीएलओ। बात समझ में आई ना। और ये हमारी कंप्लीट ह्यूमन सेल हो जाएगी। इतना ही हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर देखा था। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूं, पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था,
आशा करता हूं कि आपने ईमानदारी से किया होगा। उस होमवर्क को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद में हम हमारे आज के टॉपिक के ऊपर आएंगे। बेटा फटाफट से देखो होमवर्क। इन अ बायोलॉजी 70S राइबोसोम्स, मैं तो सीधी सी बात यहां पे आता हूं। 70S राइबोसोम्स क्या होते हैं? 70S राइबोसोम्स याद करो टेबल। उस टेबल में हमने क्या इससे पिछले वाले लेक्चर के हमने बात करी थी, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात की थी। प्रोकैरियोटिक में 70S या 80S, 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर, और 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो यहां पे किसकी बात कर रहा है? 70S टाइप के राइबोसोम्स की। ओके, तो 70S राइबोसोम्स की अगर बात कर रहा है तो हम किस पे आ जाएंगे? डायरेक्टली प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है इन ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि क्यों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, सेल्स डिस्ट्रक्शन अकर्स बाय सेंट्रोसोम्स, नहीं। सेल आर कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शन, सही बात है। बोथ ए एंड सी, करेक्ट, बोथ ए एंड सी। अच्छा, सेकंड के बाद में मैं पहले फोर्थ को लेता हूं, थर्ड वाले के अपन बाद में बात करेंगे। हैंस एग इज अ टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, सेल। बिना सोचे समझे आंसर देना है। मैंने आप लोगों को वो जो सेल शेप और सेल साइज पढ़ाया था वहां पे हैंस एग भी बताया था। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर, सेल अप्लाइड नहीं होती है भाई। एल्गी की भी हमने ग्रोथ होते हुए देखी है, बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ होते हुए देखी, फंजाई की भी हमने देखी है। ठीक है, एल्गी और फंजाई लाइकेन समझाने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन वायरस जो होते हैं ना, वायरस क्या होते हैं? एज इट इज होते हैं। अगर वायरस को कहीं पर भी रख दिया जाए या वही कहीं पर भी होगा तो होगा क्या बेटा? वायरस को जब तक कोई ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी नहीं मिलेगी तब तक ना तो वो उसकी ग्रोथ कर सकता है और ना वहां से छोटा हो सकता है, चाहे वो हजारों सालों तक रहे, चाहे वो लाखों सालों तक रहे। लेकिन वायरस क्या होगा? जैसे ही उसको कोई भी ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा, कोई बॉडी मिल जाएगी, तो वहां पे क्या करता है? वो उसकी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी, वायरस। चले, इतनी बात समझा दी थी और इतनी बात समझ में आ गई होगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। और ये आज के हिसाब का, या हम ये बात कह सकते हैं कि आज के टाइम पे जो मिलते हैं उस टाइप के माइक्रोस्कोप ऐसे होते हैं बेटा। ठीक है, हमने रॉबर्ट हुक वाला माइक्रोस्कोप भी देखा था, एंटोन वन ल्यूवन हुक वाला भी देखा था, और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस टाइप के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसकी भी हमें देखना आता है। ठीक है, और यहां से हम हमारी आईज वगैरह होती है, और आईज से हम हमारी जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल एंड फंडामेंटल ऑफ लाइफ। और सेल क्या करती है? जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होती है उनको रेगुलेट करती है। इतना मैं समझा चुका था, वापस एक बार समझा रहा हूं बेटा। अब यहां पे आपको एक सेल दिख रही होगी, ठीक है, ये सेल किस टाइप की है इसके बारे में हम देखेंगे, सेल ऑर्गेनली के बारे में देखेंगे। ये बाहर की तरफ जो आपको नजर आ रही है इसे क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। हम बाद में बात करेंगे कि सेल वॉल कहां होती है और सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, लेकिन यहां पे हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। क्या है बेटा? ये सेल मेम्ब्रेन है। ओके, और अंदर क्या होगा? अगर इसके अंदर चलते हैं हम तो क्या होगा? जेली लाइक सब्सटेंस होंगे। वो जेली लाइक सब्सटेंस क्या होते हैं? जेली लाइक सब्सटेंस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल की, तो जो अंदर होता है ब्रेन ऑफ द सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। सेल के बाद में हम बात करते हैं रेस्पिरेशन, जहां से एनर्जी मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। और न्यूक्लियस क्या है?
मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रेन है किसका, सेल का, या हेडक्वार्टर है। सेल का हेडक्वार्टर क्या है, न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक तो होंगी SER और एक होंगी RER। SER की अगर हम बात करते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER की अगर हम बात करते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे अपन और भी ज्यादा डिटेल में एक एक सेल ऑर्गेनेली को देखेंगे। यहां पे अपन एक ब्रीफ में अपन देख रहे हैं कि सेल के पार्टिकल्स या सेल ऑर्गेनेली क्या होती है, ठीक है ना। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सुसाइडल बैग होते हैं। किसी भी तरह का अगर डैमेज आएगा तो क्या करेंगे, ये सेल को डैमेज कर देंगे। राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री। अरे भाई एक बार बताओ, अगर किसी चीज को सिंथेसाइज करना है तो एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी कहां से मिलेगी, राइबोसोम से। और गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस का क्या वर्किंग होता है, पैकेजिंग का। किसका, पैकेजिंग का काम होता है। प्रोटीन और लिपिड को पैकेजिंग का काम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या कॉमन होते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेली होती है, ठीक है ना बेटा। प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। प्लांट सेल के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल के अंदर प्लांट सेल प्रेजेंट नहीं होती है। वहां पे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि सेल के अंदर अगर प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं तो प्लांट के अंदर एक ही टाइप की, ओनली 1 टाइप की ही सेल प्रेजेंट होती है। और एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल में जो सेल्स होती हैं वो वेरी करती हैं। डिस्कोइडल शेप होती है, कॉलिमनर सेल साइज की होती हैं, शेप की होती हैं, और इसके अलावा हम बात करें तो फ्लैटेंड होती हैं। तो इस वजह से वहां पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और यहां पे सेल वॉल है। और सेल वॉल किस में हेल्प करती है, वाटर को लेने में और लाइट को लेने में, ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड सिंथेसाइज हो सके। अब एक बार बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, राइबोसोम्स दोनों में होंगे, न्यूक्लियस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होंगी, और गोल्जी अपैरेटस दोनों में होगा, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। ये वाली जो आपको स्लाइड यहां पे नजर आ रही है, इसको एक बार देखना है, धीरे धीरे आपको ये चीज समझ में आएगी बेटा। बस अभी सिर्फ इसको देख लो। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, दोनों के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होगी, या सेल बाउंड्री भी अपन कह सकते हैं, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। ओके, ये तीनों तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन वर्ड क्या है, कोई बता सकता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए। सेल मेम्ब्रेन, एक मिनट है आप लोगों के पास में। सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताओ फटाफट से, सेल मेम्ब्रेन क्या है। मैं तो ओनली मेम्ब्रेन वर्ड पूछ रहा हूं। मेम्ब्रेन, ये वर्ड बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मेम्ब्रेन वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता। अरे भाई, मेम्ब्रेन वर्ड कुछ नहीं है, जो आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है ना, जो आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है ना, ये आउटर मोस्ट लाइनिंग, इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सबसे बाहर की तरफ बाउंड्री, उसे क्या कहा गया है, मेम्ब्रेन। फाइन। और जो बाहर की तरफ होगी वो क्या करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी। और जितने भी मटेरियल वगैरह होंगे आएंगे जाएंगे, वो कहां से आएंगे जाएंगे, इस सेल मेम्ब्रेन से ही आएंगे जाएंगे। ओके, आगे चले भाई। मेम्ब्रेन वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया ना, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है विच इज नॉन एज मेम्ब्रेन। और यहीं से क्या होता है, मटेरियल्स आएंगे भी और मटेरियल्स जाएंगे भी। वो कैसे कैसे होंगे, हमारा डीएनए है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, ये यहीं से गैसेस एक्सचेंज होगा, वाटर अंदर जाएगा, वाटर बाहर भी जाएगा। वो धीरे धीरे अपन आगे आगे समझते चले जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल इज द रिजिड, थिक एंड नॉन लिविंग प्लांट सेल, ओनली प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, और एनिमल्स के अंदर ये एब्सेंट होती है बेटा। एनिमल के अंदर क्या होंगी, एब्सेंट होंगी, एनिमल के अंदर एब्सेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थिक होती है, रिजिड होती है, और अगर हम बात करें तो ये कैसी होंगी, फ्रीली
परमिएबल होगी या फुली परमिएबल होगी, कोई भी आ जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होगी बेटा? सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी होगी। अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ सेल वॉल, क्या होंगे फंक्शंस? पहला प्रोटेक्शन, दूसरा मेंटेनेंस, तीसरा प्रोवाइड सपोर्ट। अच्छा, प्रोटेक्शन किससे मिलेगा? मैकेनिकल इंजरी से। प्रोवाइड क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द ग्रेविटी। प्रोटेक्शन हो गया, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम हो गया, और मेंटेन, इसकी जो शेप होगी उसको मेंटेन करने का काम है। किसको? शेप को मेंटेन करने का काम है। देखिए, इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, और प्रोवाइड करेगी क्या? सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल और फुली परमिएबल का मीनिंग क्या होता है ये आगे अपन देखेंगे बेटा, लेकिन यहां पे आपको समझना है ये फ्रीली परमिएबल होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी सब्सटेंसेस हो वो आ भी सकता है और जा भी सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फुली परमिएबल भी कह सकते हो और फ्रीली परमिएबल भी कह सकते हो। ओके, एक ही बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो होते हैं टाइनी पोर्स होते हैं, या छोटे छोटे पोर होते हैं, पिट्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल से छेद होते हैं। ओके, जो क्या करते हैं? कनेक्शन का काम करते हैं, मटेरियल के एक्सचेंज का काम करते हैं। जो लिविंग मटेरियल है, जो साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरी सेल में जिस पिट्स के थ्रू जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? प्लाज्मोडेस्माटा। अब मान लीजिए अगर यहां पे एक प्लांट सेल होती, ओके, यहां पे भी एक प्लांट सेल होती, अभी तो यहां पे आपको एक सेल देखने को मिल रही होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पे भी एक प्लांट सेल होती, तो यहां से ये साइटोप्लाज्म के अंदर लिविंग मटेरियल है, इसका एक्सचेंज होगा तो वो किसके थ्रू होगा? ये छोटे छोटे पिट्स के थ्रू होगा, जिन्हें क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? प्लाज्मोडेस्माटा। आपको यहां पे और भी ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, एक ये प्लांट सेल है और एक ये प्लांट सेल है, और इनके बीच में क्या है? एक स्मॉल पिट्स है, जिसको क्या कहा है हमने? प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसे और क्या कहा जाता है? प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। और ये किस में प्रेजेंट होगी? ये दोनों में प्रेजेंट होगी बेटा, प्लांट में भी प्रेजेंट होगी और एनिमल में भी प्रेजेंट होगी। प्लांट में भी प्रेजेंट होती हैं और एनिमल में भी प्रेजेंट होती हैं। और ये टर्म जिसने दी थी वो साइंटिस्ट का नाम क्या है? नेगली। नेगली ने इस टर्म को डिस्कवर किया था बेटा। और हम बात करते हैं ये सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है किसकी? सेल की। किसकी? सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई किसकी है? अच्छा, सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो किसकी बनी हुई थी? सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, सेल वॉल की अगर मैं बात करता हूं तो सेल वॉल किसकी बनी हुई थी? सेल वॉल थी सेल्यूलोज या हेमी सेल्यूलोज। ओके, यहां पे मैं पूछ रहा हूं सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन जिसकी बनी होती है वो है प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट। किस किस की बनी होती है बेटा? प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड क्या होते हैं? सिंपल फैटी एसिड्स होते हैं जो क्या होते हैं? वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या हो गया भाई? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कुछ ही मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी? पाथ प्रोवाइड करती है आने और जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सेल वॉल की तरह कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, ऐसा नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या कहा जाता है बेटा? सिलेक्टिवली परमिएबल। और अगर इसके थिकनेस की बात कहें तो इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, सिंगर और निकोलसन करके दो साइंटिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था? सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल तैयार किया था जिसे कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या कहा जाता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है, जो किसका बना हुआ होता है? लिपिड बाइलेयर का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड बाइलेयर का बना होता है। बेटा ये लिपिड्स किस टाइप के होते हैं मैं आपको यहां पे बताता हूं। ये लिपिड्स है, ये हेड हो जाएगा और ये टेल हो जाएगा। ये क्या है? इसकी लेग है और ये इसका हेड है। इस तरीके से उन्होंने क्या बताया था? एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया था, जिसे क्या कहा जाता है? सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। और इसके अंदर प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल फिक्स होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं देखिएगा। जो आपको सरफेस पे नजर आ रहा है उसे तो उन्होंने क्या कहा? पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, और जो अंदर की साइड में एम्बेडेड है उन्हें क्या कहा था उन्होंने? ट्रांसवर्स। क्या कहा था? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं वो बीच बीच में इस तरीके से नजर आएंगे। फाइन। और इसके अलावा एक और यहां पे आपको कोलेस्ट्रॉल देखने को मिल रहा होगा। ये कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से बीच बीच में नजर आएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा चर्चित रहा मॉडल था। देखिए इस तरीके से है, एक सैंडविच मॉडल है, बीच में क्या है? कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी है। यहां पे आपको प्रोटीन भी नजर आ रही होगी। प्रोटीन दो टाइप की थी, एक तो पेरिफेरल और ट्रांस। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। देखो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर आप यहां पे आपको एक जिफ नजर आ रही होगी बेटा। देखो जो सरफेस की तरफ नजर आ रही है, देखिए ये सरफेस की तरफ जो नजर आ रही हैं उसे तो क्या कहा उन्होंने? पेरिफेरल। और जो बीच की तरफ नजर आ रही हैं, जो बीच में एम्बेडेड है, उन्हें क्या कहा उन्होंने? जो बीच में थी उन्हें क्या कहा? याद करो, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। क्या कहा था? जो बीच की तरफ है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो बीच में फंसी हुई है उन्हें क्या कहा? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास में परमेबिलिटी की, कि परमीएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन ये है क्या? कभी तो हम मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमीएबल कह रहे हैं, कभी हम इम्परमीएबल कह रहे हैं, कभी हम फ्रीली परमीएबल कह रहे हैं, कभी हम फुली परमीएबल कह रहे हैं। तो इनका मीनिंग क्या है? सबसे पहले जो वर्ड है हमारे पास में वो है इम्परमीएबल। इम्परमीएबल का मीनिंग ये हो गया ऐसी सेल मेम्ब्रेन जो किसी को भी आने भी ना दे और जाने भी ना दे। किसी भी मॉलिक्यूल को ना तो आने देती है ना जाने देती, उसे क्या कहा जाएगा? इम्परमीएबल। और फुली परमीएबल क्या होंगी? फुली परमीएबल वो होती हैं जो सभी को आने दे और सभी को जाने दे, कोई मतलब नहीं है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास में क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल इज अ फुली परमीएबल या फ्रीली परमीएबल। और सेलेक्टिवली परमीएबल को हम और क्या कह सकते हैं? सेमी परमीएबल। तो वो क्या करेगी? वो ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को ही पाथ प्रोवाइड करेगी आने और जाने के लिए। ठीक है ना? और सबसे बेस्ट एग्जांपल उसका क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। मैंने आप लोगों को बताया था सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। अब यहां पे जो एक टर्म आती है वो है डिफ्यूजन। कि डिफ्यूजन यहां पे क्यों लिखा गया? तो बात को सुनना बेटा, जिस प्रोसेस के थ्रू मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे या बाहर जाएंगे उस प्रोसेस को क्या कहा है हमने? डिफ्यूजन कहा है। क्या कहा है? डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज सिंपल गैसेस एक्सचेंज। क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इनका अगर एक्सचेंज होना है सेल के अंदर से तो वो किसके थ्रू होगा? डिफ्यूजन के थ्रू होगा।
ओके, और ये किस प्रोसेस में होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। ओके, डिफ्यूजन क्या है? क्या है फटाफट से बताइए। अरे भाई, गैसेस एक्सचेंज करने वाला प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, अगर इन्हें आना है और जाना है तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस होगा? डिफ्यूजन होगा। अरे भाई, आपने देखा होगा, आपने कभी स्प्रे किया होगा तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितनी जल्दी स्प्रेड होते हैं। आप वहां पे लगाइए, पूरे के पूरे कमरे के अंदर क्या होगा? उसके पार्टिकल्स आपको फैले हुए नजर आएंगे। ओके, वो किसकी वजह से है? वो डिफ्यूजन की वजह से है। किसकी वजह से है? डिफ्यूजन की वजह से है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, स्मोक है, सिगरेट वगैरह का जो स्मोक होता है उसकी जो महक होती है वो भी किसकी वजह से होता है? डिफ्यूजन की वजह से ही होता है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, बताइए फटाफट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगरबत्ती की। तो अगरबत्ती भी क्या होती है? अगरबत्ती हम एक कोने में लगाते हैं और पूरे कमरे में उसकी क्या होती है? महक पूरे के पूरे कमरे में आ जाती है। वो भी सिंपल एग्जांपल है किसका बेटा? डिफ्यूजन का। और हमें पता है कि जहां पे अगरबत्ती लगी है या जहां पे स्प्रे हुआ है वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी क्या होगी? ज्यादा होगी। और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। ओके, डिफ्यूजन इज सिंपल गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा? वाटर पार्टिकल या वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होगा। ऑस्मोसिस हमने किसमें पढ़ा था? वाटर, जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो क्या करती है? एब्जॉर्बिंग का काम करती हैं। प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्बिंग का काम करती हैं। किसका एब्जॉर्ब करेगी? वाटर को। और वाटर का एब्जॉर्ब जिस प्रोसेस के थ्रू कर रही हैं उसे क्या कहा है हमने? ऑस्मोसिस प्रोसेस कहा है। और ऑस्मोसिस कैसा, कहां से कैसे किधर की तरफ होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। और हाई कॉन्सेंट्रेशन कहां है? लैंड के अंदर। जमीन में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है और पेड़ के अंदर कम है, तो वहां से ऑस्मोसिस के थ्रू वो क्या करेगी? एब्जॉर्बिंग का काम करेगी। ओके, वाटर का एब्जॉर्बिंग जिसके थ्रू हो रहा है उसे क्या कहा है हमने? ऑस्मोसिस कहा है। अच्छा, ऑस्मोसिस में दो टर्म और आती हैं, एक होता है एंडो ऑस्मोसिस, एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करता हूं, तो एंडो ऑस्मोसिस क्या है बेटा? इनसाइड द सेल। भाई एक बार बताओ, जो साइड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जाएगा और इसमें किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी। इसी वजह से तो क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किधर की तरफ जा रहे हैं? सेल के अंदर जा रहे हैं। और एक्सो ऑस्मोसिस, इसमें किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और वाटर का फ्लो कहां पे होगा? आउटसाइड द सेल। इस वाले सॉल्यूशन में वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी है? कम है। इसी वजह से क्या होगा? सेल से बाहर निकलेगा और सेल कैसी हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। ओके, और नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोनिक। दोनों तरफ जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन की और सेल की वो कैसी है? इक्वल है। यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से वाटर और गैसेस एक्सचेंज होगा। देखो, अगर हम गैसेस एक्सचेंज की बात करते हैं तो गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होगा बेटा? डिफ्यूजन के थ्रू होगा। और वाटर की हम बात कर रहे हैं तो वाटर किसके थ्रू होगा? ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। ओके ना? यहां पे आपको वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहे होंगे और वाटर मॉलिक्यूल क्या है? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू अंदर बाहर जा रहे हैं। और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर जाना मैंने आप लोगों को बताया था, अंदर भी जाएंगे और बाहर भी जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। या तो डिफ्यूजन होगा या ऑस्मोसिस होगा। ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अपन बात करते हैं। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे नजर आ रहा होगा, आपको चेक करना है। अगर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझ में आ गया ना तो मजा आ जाएगा। देखो, यहां पे लिखा हुआ है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और यहां पे आपको सेल नजर आ रही होगी येलो कलर की। क्या होगा, सेल में कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा, या सेल श्रिंक होगी, या सेल स्वेल अप होगी, बताइए। आइसोटोनिक, अरे भाई देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर सेल के अंदर भी वही होगी और सॉल्यूशन के अंदर भी वही होगी। जब दोनों तरफ सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो नो चेंज, यहां पे तो कुछ नहीं होगा, नो चेंज। लेकिन यहां पे क्या होगा बताइए, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होगा, सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी वाटर मॉलिक्यूल की। तो क्या होगा, वाटर बाहर की तरफ निकलेगा, और जब वाटर बाहर की तरफ निकलेगा तो यहां पे क्या होगा, सेल श्रिंक होगी। क्या होगी बेटा, यहां पे सेल श्रिंक होगी। ओके, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, वो सेल के अंदर जाएंगे, और जब सेल के अंदर जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। और स्वेल होने के बाद में क्या होगा, अगर ज्यादा स्वेल अप होती रही तो फट भी सकती है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा, आइसोटोनिक। क्या नजर आ रहा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपने कभी देखा होगा कि आपके कभी ड्रिप वगैरह चढ़ाई जाती है ना, तो ड्रिप जब चढ़ाई जाती है तो वो ड्रिप जो सॉल्यूशन बना हुआ है, जिस बोतल को हम लेकर के आए हैं, वो सॉल्यूशन कैसा होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। अगर मान लीजिए वो हाइपरटोनिक हुआ या हाइपोटोनिक होगा तो ब्लड के अंदर क्या होगा, ब्लड की सेल्स को क्या कर सकता है, श्रिंक भी कर सकता है और स्वेल अप भी कर सकता है। इससे इंसान की जान भी जा सकती है। इसी वजह से जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। आपने देखा होगा जब डॉक्टर हमें कोई ड्रिप वगैरह चढ़ाता है तो वो लिख देता है NS। NS का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल सेलाइन वाटर है। इसके अंदर क्या है, 9% सेलाइन वाटर। कहने का मतलब ये हो गया 0.9 NaCl है। इसके अलावा हम बात करें D5 का मीनिंग क्या है, 5% डेक्सट्रोज ऑफ वाटर है। ओके, हम बात करें 4.5% तो 0.45 क्या है, NaCl है। ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। अगर मान लो ये हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक हो जाएगा ना तो हमारी सेल ब्रस्ट हो सकती हैं या श्रिंक हो सकती है और उससे इंसान की मौत भी हो सकती है। इसी वजह से जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज की एक्सरसाइज की जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फटाफट से देखते जाओ, एनएसओ में आए हुए क्वेश्चन हैं प्लस आपके स्कूल लेवल वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन है यार। एक बार बताओ, सबसे बाहर वाली सेल का नाम पूछ रहा है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नन ऑफ द दीज या नन ऑफ द अबव। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अरे भाई एक बार बताओ, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख दूं या सेल मेम्ब्रेन लिख दूं या प्लाज्मा लेमा लिख दूं, तो बात तो एक ही है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा क्या होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस इन विच द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा। इंजेक्शन का काम करती है, इंजेक्शन, एंडोसाइटोसिस इनसाइड द सेल, एंडोसाइटोसिस
इनसाइड द सेल। अरे भाई इंजेक्शन तो क्या हो गए, एक्सक्रीशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, डिफ्यूजन तो प्रोसेस है, ऑस्मोसिस भी प्रोसेस है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, इनसाइड या आउटसाइड में वाटर मॉलिक्यूल या गैसेस एक्सचेंज करते हैं। लेकिन एंडोसाइटोसिस तो वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करेगी, वो अंदर की तरफ मॉलिक्यूल को लेगी, इंजेक्शन करेगी। ओके, आंसर हो जाएगा हमारा एंडोसाइटोसिस। नेम द प्रोसेस इन विच द पैसेज ऑफ वाटर गोज फ्रॉम a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi permeable membrane। बताओ फटाफट से। वाटर मॉलिक्यूल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना किस प्रोसेस के थ्रू होगा, डिफ्यूजन। अरे डिफ्यूजन तो गैसेस एक्सचेंज होता है यार। ओके, ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल, आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। ओके, आगे चलें, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेम द प्रोसेस इन विच द मेम्ब्रेन ऑफ अ वेसिकल कैन फ्यूज विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सट्रैक्ट इट्स कंटेंट्स टू द सराउंडिंग मीडियम। क्या होगा, अरे भाई एक्सट्रैक्ट करना है, उसको बाहर की तरफ निकालना है। और बाहर की तरफ निकालने के लिए हमने दो ही प्रोसेस देखे थे, सॉरी, बाहर की तरफ निकालने या अंदर निकालने के लिए हमने दो प्रोसेस देखे थे। एक तो था हमारा एंडोसाइटोसिस और दूसरा था हमारा एक्सोसाइटोसिस। और जो कह रहा है एक्सट्रैक्ट, तो बाहर की तरफ क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अरे भाई क्या होता है, साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है। ओके, जो चाहे प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों में प्रेजेंट होता है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके होमवर्क की। होमवर्क एक बार देखना है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल सब्सटेंस लिखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, डिफरेंस बताने हैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में। फोर्थ नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताइए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ता हूं, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कोल्ड। ओ माय गॉड, इतना बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कोल्ड। हे भगवान, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो यार अब तुम लोग भी कर सकते हो। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी आर, बता चुका हूं फर्स्ट वाले लेक्चर में, एक बार देखना उसको बेटा, उसमें देखोगे आपको पता लग जाएगा। ओके, ये आपका होमवर्क है, करना है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले मैं होमवर्क को डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबा देना है, ताकि क्या होगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।